Hello everyone, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter 3 of your geography section, our changing earth. अर्थ की 3 लेयर हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अर्थ के क्रस्ट में कुछ बड़ी छोटी इरेगुलर शेप्स में प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोला जाता है इन्हें। ये पिक में आप देख सकते हैं कि इनकी प्लेट्स के ऊपर लैंड फॉर्म है। ये प्लेट्स मूव करती हैं और हालांकि इनका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। ये मतलब एक साल में कुछ मिलीमीटर से मूव करती हैं, इसलिए हमें कुछ फील नहीं होता। अब ये मूव इसलिए करती हैं क्योंकि इनके नीचे मैग्मा होता है। हम पढ़ ही चुके हैं, पिघला हुआ पदार्थ जो अर्थ के मेंटल एंड कोर लेयर में पाया जाता है, उस पर ये प्लेट्स तैरती रहती हैं। अब हम देखेंगे अर्थ मूवमेंट। ये चार्ट देखिए, अर्थ की इन प्लेट्स में जो मूवमेंट होते हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सडन मूवमेंट एंड डायस्ट्रोफिज्म। तो सडन मूवमेंट जो होते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं। और जो डायोट्रॉफिज्म है उसमें 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल जो मूवमेंट होते हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं, और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं उनकी वजह से जो माउंटेन्स हैं उनमें फॉल्ट आते हैं और वो फोल्ड होते हैं। आगे इसको अपन पढ़ेंगे कि फॉल्टिंग और फोल्डिंग होता क्या है माउंटेन्स का। एक्सोजेनिक होता क्या है, इसमें वेदरिंग और इरोजन होते हैं। मीन्स जो बाहर से इफेक्ट पड़ते हैं अर्थ की सरफेस पे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और इरोजन के कुछ एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे रिवर, वाटर, आइस, सी एंड विंड। अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक की। हम देख ही चुके हैं एंडोजेनिक मूवमेंट में जो सडन मूवमेंट और डायोट्रॉफिज्म आते हैं। डायोट्रॉफिज्म की बात करें तो ये हो सकता है कि हम अपनी होल लाइफ में ये मूवमेंट देखने ना मिले हमें, हजारों साल में इनके रिजल्ट्स दिखते हैं। 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके टकराने से माउंटेन बन जाते हैं, एक दूसरे से अलग होती है तो ओशियन फॉर्म होते हैं। आपने हिमालय रेंज के बारे में सुना ही होगा, तो हिमालय के बनने का रीज़न ये मूवमेंट ही है। वहाँ पहले ओशियन था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और वहाँ हिमालय रेंज फॉर्म हुआ। तो चलिए अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सडन मूवमेंट की। तो अब प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से कभी कभी वायलेंट मूवमेंट होने लगते हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखते हैं हम वॉल्केनो। आप सभी जानते होंगे, ज्वालामुखी कहते हैं इसको। अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो हाई प्रेशर में अर्थ के अंदर ही रहता है, लेकिन जहाँ से क्रस्ट लेयर थोड़ी सी वीक होती है, कमज़ोर पड़ती है, तो वहाँ ये क्रैक करके बड़ी तेज़ी से ऊपर आ जाता है और इसी मैग्मा को अर्थ सरफेस में आने के बाद हम इसे लावा बोलते हैं। और जिस जगह से ये लावा निकलता है, जो इसका माउथ रहता है, उसे हम क्रेटर बोलते हैं। वॉल्केनो की वजह से कभी कभी अर्थक्वेक भी आते हैं, और लेकिन ये उसी रेंज में आते हैं जहाँ वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनो को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो रिसेंटली ऑकर हुए हैं और अभी भी उसमें से लावा निकल रहा है। पूरे वर्ल्ड में 500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जैसे कि पोपोकैलपेल मैक्सिको में, होशो जापान में, माउंट एटना इटली में इसके एग्जाम्पल्स हैं। डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं जो कभी इरप्ट हुए थे पर अभी शांत हैं या आगे हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो होते हैं जिनमें पिछले 10,000 साल से इरप्शन नहीं हुआ है, ना नियर फ्यूचर में होगा। इन्हें डेड वॉल्केनोज भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट और वॉल्केनोज इरप्शन के कारण होते हैं। जो वॉल्केनो के कारण अर्थक्वेक आते हैं वो सिर्फ उसी एरिया में होते हैं जहाँ रिंग ऑफ फायर तक लिमिटेड होते हैं। अर्थक्वेक होते क्या हैं आप जानते ही होंगे। अर्थ की सरफेस पे जो कंपन होता है या झटके आते हैं, जिसे हम ट्रेमर्स भी बोलते हैं, तो उसे ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थ के अंदर जिस पॉइंट में ट्रेमर्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम सीस्मिक फोकस बोलते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर जो अर्थ की सरफेस होती है उसे एपिसेंटर कहते हैं।
अब हम बात करेंगे डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की। तो इनको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो वर्टिकल मूवमेंट होते हैं और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं उसे हम डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। जो वर्टिकल मूवमेंट होते हैं उन्हें एपिरोजेनिक और कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट में राइज एंड फॉल्स आते हैं। जहाँ से राइज होते हैं वहाँ माउंटेन या प्लेट्यू फॉर्म होते हैं, और जहाँ फॉल होते हैं वहाँ वैलीज मीन्स घाटियाँ बन जाती हैं। और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं उन्हें हम ऑरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग बोलते हैं। इन मूवमेंट की वजह से माउंटेन फोल्ड होते हैं, जैसा आप पिक देख रहे होंगे। माउंटेन रेंज कुछ ऐसे ही दिखती है। और फॉल्टिंग भी बोलते हैं। जब भी प्लेट्स दूर जाती हैं तो गैप आ जाते हैं, उसे फॉल्टिंग बोला जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ सरफेस पर बाहर से इफेक्ट डालते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वेदरिंग। वेदरिंग का मीनिंग होता है रॉक्स का टूटना हीटिंग की वजह से या कूलिंग की वजह से, केमिकल एक्शन की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। इसमें 3 कैटेगरी आती हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल वेदरिंग की। तो फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर चेंज की वजह से रॉक्स में टूट फूट होती है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। इसमें रॉक्स डिके होते हैं। केमिकल चेंजेस की वजह से न्यू रॉक्स स्ट्रक्चर और न्यू मिनरल फॉर्म्ड होते हैं। ये वार्म या मॉइस्चर की वजह से होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग ये प्लांट एंड एनिमल की वजह से होती है। प्लांट एंड एनिमल एसिड रिलीज करते हैं जिससे केमिकल फॉर्म होता है और रॉक्स जो है वो इरेगुलर शेप्स लेने लगते हैं। नाउ इरोजन। डे टाइम में सन रेज की वजह से हीट होती है, नाइट में थोड़ी कूलिंग होती है। इस वजह से रॉक्स में क्रैक आते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फिर ये विंड, वाटर या आइस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसे हम इरोजन कहते हैं। और जो विंड है, वाटर है या फिर आइस है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, इन्हें हम एजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन में सबसे पहले आती है रिवर्स। तो रिवर्स में 3 केसेस होते हैं: अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स की बात करें तो ये माउंटेन रीजन्स में रिवर्स की वजह से जो इरोजन होता है उसे अपर कोर्स बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा जॉर्ज, वी शेप्ड वैली या वाटरफॉल। तो जॉर्ज में क्या होता है कि आपने देखा होगा पहाड़ों से जो पानी रिसता है उसकी वजह से उसमें जो कटाव आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे जॉर्ज बोला जाता है। वी शेप्ड वैली आपने सुना ही होगा कि 2 पहाड़ों के बीच से नदी गई है तो एक वैली टाइप की बन जाती है, घाटी बन जाती है, बीच से नदी और दोनों तरफ पहाड़, तो इसे वी शेप्ड वैली बोला जाता है। उसके बाद वाटरफॉल। वाटरफॉल आप जानते ही होंगे कि पहाड़ से नीचे पानी गिरता है और जहाँ नीचे पानी गिरता है वहाँ तालाब टाइप का बन जाता है। वाटरफॉल आपने देखे होंगे। तो ये अपर कोर्स के जो इरोजन है उसका टाइप है। अब हम बात करेंगे मिडिल कोर्स की। मिडिल कोर्स में सबसे पहले आता है मींडर एंड ऑक्सबो लेक। तो पहले मींडर होता क्या है, तो जो रिवर जो है एस शेप में बहती है उसके कारण जो बैंड आते हैं उसे हम मींडर्स बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सबो लेक क्या होती है कि जो रिवर के बहने के कारण लूप्स बन जाते हैं उसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फ्लड प्लेन जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और उसका पानी आसपास के खेत या मैदानों तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद है नेचुरल लीव्स। नेचुरल लीव्स भी फ्लड के कारण होती है कि बाढ़ के कारण जो रिवर है उसके किनारों पे जो सैंडिमेंट्स या रेत है वो जम जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लीव्स। लोअर कोर्स में आता है डेल्टा। जब जो रिवर है वो ओशियन से मिलने वाली होती हैं तो एक लार्ज एरिया में उसका पानी फैल जाता है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ ग्लेशियर की। ग्लेशियर आप सभी जानते होंगे कि लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस जब बहुत ज़्यादा माउंटेन टाइप का शेप ले लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। अगर हम बात करें ग्लेशियर की तो 99% ग्लेशियर एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो है उसमें वो काफ़ी सारे अपने साथ मटेरियल पिक करते हैं और साथ में उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन मटेरियल को बोला जाता है मोरेन।
अब जो ग्लेशियर्स हैं वो एक यू शेप्ड की वैली टाइप बना देते हैं। इन वैली को बोला जाता है ग्लेशियल ट्रफ्स। कई सारे छोटी छोटी ट्रफ्स भी बनाते हैं, छोटी छोटी वैली बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्क्यूज। ग्लेशियर एक नैरो डीप वैली, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गहरी टाइप की रहती है, जिसे हम जॉर्ड्स बोलते हैं। और जो पोलर रीजन में ग्लेशियर रहते हैं उसकी आइस शीट्स जो है, जो कि 1000 ऑफ मीटर्स थिक रहती है, 1000 ऑफ मीटर्स मोटी रहती है, वो ओपन सी में तैरती रहती है, जिसे हम बोलते हैं आइसबर्ग्स। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स की। तो इसमें सबसे पहले आता है सी क्लिफ। सी क्लिफ में क्या होता है कि जो सी वेव्स रहती हैं, मतलब समुद्र से उठने वाले जो हवाएं रहती हैं, उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो वर्टिकली समुद्र पे खड़े रहते हैं, तो उनको बोला जाता है सी क्लिफ। ऐसे होता है सी केव। अब जो ये सी क्लिफ होती हैं उसी में, उसके बेस में विंड की वजह से हजारों सालों में, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक सिलेंड्रिकल टनल बन जाती है, उसे हम बोलते हैं सी केव। सी आर क्या होता है, जब सी केव्स जो है और ज़्यादा टाइम में उसमें एक बोल सकते हैं एक गैप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सी आर का। पिक्चर में इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैग में जब ये सी आर्क है वो भी टूट जाते हैं, तो उससे बन जाते हैं स्टैग। नाउ वर्क ऑफ विंड। इसमें सबसे पहले आते हैं मशरूम रॉक्स। अब क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो काफ़ी मतलब ऊंचे रहते हैं, और जो विंड रहती है उसके साथ सैंड के कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि नीचे नीचे विंड के साथ बहते हैं, तो वो जब रॉक से टकराते हैं तो उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा कट जाता है, तो उसकी वजह से वो मशरूम टाइप का शेप ले लेते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है मशरूम रॉक्स। उसके बाद है सैंड ड्यून्स। आप जानते ही होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल विंड के साथ रेत टाइप का एक पहाड़ टाइप का बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। उसके बाद आते हैं लॉइस में क्या होता है कि जब डेजर्ट का पार्ट, मतलब डेजर्ट का पार्ट की जो धूल है वो एक जगह विंड ले जाके इकट्ठा कर देती है, उससे एक अजीब टाइप का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसे हम लॉइस बोलते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में लार्ज नंबर ऑफ लॉइसेस डिपॉजिट हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।